चले सर आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेनिंग हमारे पास स्प्रिंग 2019 की अटेम्प्ट का एक सवाल है। स्प्रिंग 2019 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। 21 मार्क की वेटेज है। इस सवाल को देखते हैं। सवाल को रीड करने से पहले अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट देखें तो कहता है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2018। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करनी है। फिर हमें कहता है कि वॉयलिन फैमिली क्लब वाज फॉर्म्ड इन 2016। Following are the details of asset and liabilities as on 31st December 2017। और हमसे 31st दिसंबर 2018 पे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट मांगी गई है। 31 दिसंबर 2017 पे हमारे पास एसेट्स में सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आ रही थी 2016 से पर्टेनिंग 15 मिलियन, 2017 से पर्टेनिंग 90 मिलियन, सॉरी 90,000। कुछ एडवांस रेंट, कैंटीन स्टॉक, स्नूकर टेबल, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स आ रहा था। लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2018, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी, कैंटीन और कैंटीन वेजेस और कैंटीन क्रेडिटर्स आ रहा है। अच्छा ये एसेट और लाइबिलिटी मैच क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बैलेंस शीट बना के नहीं दी, एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल दी, इसमें फंड्स का कोई डाटा नहीं आ रहा। फिर कहता है सम ऑफ द बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2018 आर एस फॉलो। 31 दिसंबर 2018 पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर 2018 है, कैंटीन स्टॉक है, लाइबिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड और कैंटीन क्रेडिटर्स है। फिर कहता है ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018 इज फॉलो। 2018 में जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की ना, इसमें से 60,000 वो सब्सक्रिप्शन थी जो 2017 से पर्टेन करती थी, 9,20,000 वो सब्सक्रिप्शन थी जो 2018 से ही पर्टेन करती है, और 75,000 वो सब्सक्रिप्शन है जो अगले साल 2019 से पर्टेन करती है। कहता है क्लब मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स रिलेटिंग टू द ईयर 2016 एंड 17। क्या मतलब सर 2016 की जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी ना वो 15 मिलियन थी, लेकिन करंट ईयर में 2016 की कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई, तो ये 15 मिलियन राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। 2017 के एंड पे जो 2017 की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी वो 90 मिलियन थी, और 2018 में 2017 की सिर्फ 60 मिलियन रिसीव हुए, 60,000। तो 90 और 60 का 30,000 का डिफरेंस राइट ऑफ कर दिया जाए। फिर कहता है A scheme was introduced in 2016 under which a person is awarded lifetime membership upon payment of 1,20,000. Lifetime membership received in the year 2016, 17 and 18 were 5, 8 and 6 respectively. Life membership are deferred and amortized equally over 10 years starting from the year of admission. कह रहा 2016 में हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप का भी एक स्कीम अनाउंस किया और पूरे जिंदगी भर की हम 1,20,000 की मेंबरशिप एक साथ रिसीव कर लेंगे। 2016 में 5 लोगों ने, 2017 में 8 लोगों ने, 2018 में 6 लोगों ने लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए सब्सक्राइब किया, और लाइफ टाइम मेंबरशिप वाली जो अमाउंट है उसे हम 10 साल पे डिवाइड करके अमोर्टाइज करके इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। द क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन टिल लास्ट ईयर द कैंटीन अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% सेल्स। Effective from 1st January 18 the selling price were increased by 10%। सर सेलिंग प्राइस अगर 10% से बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ सेल से नहीं बढ़ेगा, वो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Some of the payments during the year 2018 are as follow। कैंटीन क्रेडिटर्स, सैलरीज, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की हमने जो पेमेंट्स की। Equipment acquired during the year is only 30% paid and the remaining amount is payable in Feb 2019। Wages of canteen are paid on 5th of each month। The club operates from a rented place. The rent is paid quarterly in advance on 1st March, 1st June, 1st September and 1st December। And as per the agreement, annual rent was increased by 6,000 with effect from 1st September 2018। Balance of snooker table as at 31st December 2017 represents the book value of 5 similar table purchased in 2016। One of the table was sold to a member for cash during the year for rupees 2,12,000। And snooker tables are depreciated at 12.5% on straight line method, while furniture and equipment are depreciated to 20% using the reducing balance method। Assume that all addition and disposal occurred at the start of the year। अब लेकिन इस सवाल में भी कोई बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन सवाल में डेटा बहुत सारा है। डेट्स का ध्यान देना है हमें,
ये हमें 31 दिसंबर 2017 के एसेट और लायबिलिटीज दिए हुए थे। ये हमें 31 दिसंबर 2018 के कुछ एसेट और लायबिलिटीज दिए हैं। ये हमें 2018 में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की वो नंबर्स दिए हैं। ये हमें 2018 में कुछ पेमेंट्स की उसके नंबर्स दिए हैं। और बाकी इंफॉर्मेशन में भी स्पेसिफिकली बताया है कि 31 दिसंबर 17 है या 31 दिसंबर 18 है, एंड सो एंड सो। और हमें 31 दिसंबर 2018 पे बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। एक दफा इस सवाल को खुद से रीड करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। चलिए जी, यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ। पहले मैं सवाल का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। वॉयलिन फैमिली क्लब, चलिए सर यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं इसे। हम सवाल की एडजस्टमेंट की सीक्वेंस में चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेट्स में सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है, इन सब का मिला जुला कर एक टी अकाउंट बनाता है। हमारे पास अगर सब्सक्रिप्शन का एक टी अकाउंट बनाए हम, तो हमारे पास ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 45 मिलियन। तो ये ओपनिंग में हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 45। और हमारे पास ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 15 और 90, तो ये हो गया हमारे पास 105। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का ओपनिंग प्लॉट कर दिया। अब इन्होंने 31 दिसंबर 2018 पे हमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का नंबर बताया, दैट इज 30 मिलियन। तो हमारे पास क्लोजिंग, सॉरी 30,000, ये हमने क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल प्लॉट कर दिया। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में बताया कि हमने 2018 में 60, 920 और 75, तो 60, 920 प्लस 75, 1055 की सब्सक्रिप्शन रिसीव की। तो कैश डेबिट हुआ होगा और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो 1055। अच्छा, अब ये जो 1055 की हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की, इसमें से 60 की सब्सक्रिप्शन ऐसी थी जो कि 2017 से बर्न इन करती थी, यानी कि ओपनिंग रिसीवेबल में से रिकवर किए।
920 की वो थी जो 2018 में रिसीव की, 2018 से पर्टेन करती है। और 75 ऐसी थी जो 2018 में रिसीव की लेकिन अगले साल से पर्टेन करती है। तो इसका मतलब है कि जो 70 है वो हमारे पास क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ रहा होगा, वो हमारे पास क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ रहा होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव और सब्सक्रिप्शन एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आ गया। तो वैसे तो हमारे पास यहाँ पर बाय बैलेंसिंग सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट हो जाता, लेकिन इस सवाल में रिटर्न ऑफ भी है। इन्होंने हमें बताया है कि क्लब ने डिसाइड किया है कि राइट ऑफ कर देंगे वो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जो कि 2016 या 17 से पर्टेन करती है। अगर हम ओपनिंग देखें, 15 मिलियन 2016 से पर्टेन करता है और करंट ईयर में 2016 का कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, तो ये 15 मिलियन राइट ऑफ होंगे, 15,000। और ओपनिंग में 90 मिलियन 90,000 2017 से पर्टेन करता है लेकिन रिसीव कितना हुआ, सिर्फ 60, तो बाकी का 30 भी राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास राइट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा 15 और 90 माइनस 60 30, तो कितना, 45। अब हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम बैलेंसिंग आ जाएगा। देखो जब 2018 स्टार्ट हुआ ना, तो 2018 के स्टार्ट में ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था जो पिछले सालों में इनकम बन गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। इस 15 और 90 में से हमें 60 मिल गया, इनकम तो पिछले साल रिकॉर्ड हो गई थी, कैश इस साल रिसीव हुआ, और बाकी अमाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया। तो इसकी इनकम पिछले साल रिकॉर्ड हुई थी क्योंकि पिछले साल की इनकम थी, लेकिन राइट ऑफ इस साल कर रहे हैं तो एक्सपेंस इस साल होगा। सही है। कितना की बैलेंसिंग, 995। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये भी गौर करें कि हमारे पास जो ओपनिंग एसेट और लायबिलिटीज की डिटेल दी है 31 दिसंबर 2017 पे, इसमें हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है। सही है। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने कोई कैश वाली एडजस्टमेंट देखी हो यहाँ पे, और मुझे ये भी याद नहीं पड़ रहा कि हमारे पास क्लोजिंग कोई कैश इन बैंक का बैलेंस आ रहा। तो इसका मतलब है कि मुझे कैश इन बैंक का टी अकाउंट भी साथ साथ बनाना चाहिए ताकि जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी मैं कैश इन बैंक में प्लॉट करता जाऊंगा। तो इसी के पैरेलल सर मैं बता रहा हूँ बेड डेट वाली एक्सपेंस हमारे पास वर्किंग टू कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक का ओपनिंग, इन्होंने ओपनिंग एसेट और लायबिलिटीज में कोई कैश एंड बैंक का बैलेंस नहीं दिया, लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 181। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ओपनिंग डेबिट साइड पे 0 है, क्रेडिट साइड पे 181 है। और फिर जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1055 यहाँ प्लॉट किया था, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा तो कैश इन बैंक में डेबिट हुआ होगा। आप क्या पूछ रहे थे, राइट ऑफ वाला, सर राइट ऑफ वाला एक्सप्लेन करें। देखो हमारे पास जो 31 दिसंबर 2017 यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट थी, इस पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियाज यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीवल आ रहा था टोटल 105 का, हमने ओपनिंग में 105 लिख दिया। और ओपनिंग बैलेंस शीट में ही हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ रही थी 45, ये हमने 45 यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या किया कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की थी, इन तीनों का टोटल कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। फिर इन्होंने बताया कि साल के आखिर में 2018 में 30 रुपए की सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो अभी भी रिसीवेबल है, तो इसे हमने रिसीवेबल प्लॉट कर दी। फिर इन्होंने हमें बताया कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि राइट ऑफ कर देंगे वो सब्सक्रिप्शन इन एरियाज, वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो 2016 या 17 से पर्टेन करती है। अगर तुम ओपनिंग में देखो तो 2016 से पर्टेन करती है 15, करंट ईयर में 2016 का कुछ भी रिकवर नहीं किया तो इसका मतलब है पूरा 15 राइट ऑफ होगा। और 2017 से पर्टेन करता है 90, लेकिन करंट ईयर में 2017 से पर्टेनिंग 60 रिकवर हो गया तो 30, तो 15 और 30 45, ये 45 हमने राइट ऑफ कर। अच्छा एक और चीज, हमने यहाँ जो सब्सक्रिप्शन इनकम बैलेंसिंग कैलकुलेट की है ना, ये भी कैलकुलेट हो सकती है। कैसे, सर ये ऐसे कैलकुलेट हो सकती है कि हमारे पास लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2018 आ रही है, यानी कि वो सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल रिसीव कर ली थी, इस साल इनकम का पार्ट बनेगी। तो 45 रुपए तो ऐसे है जो पिछले साल रिसीव कर लिए थे, इस साल इनकम का पार्ट बनेंगे। फिर
करंट ईयर में 2018 में 920 का अमाउंट ऐसा है जो 2018 में रिकवर किया, 2018 की ही इनकम, वो कितना है 920। फिर साल के आखिर में कुछ सब्सक्रिप्शन 2018 की अभी भी रिसीवेबल है, कितनी 30। इन तीनों का टोटल क्या 995 बन रहा है। 20 की 45 की सब्सक्रिप्शन ऐसी थी जो 2018 की थी, पिछले साल रिकवर कर ली थी। 920 की सब्सक्रिप्शन है जो 2018 से पठन करती है, 2018 में रिकवर कर ली। और 30 की सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो 2018 से पठन करती है लेकिन साल के आखिर तक रिसीवेबल अगले सालों में रिकवर कर लेंगे, तो इन तीनों का टोटल भी 995 बनेगा। अब अगर इसे बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में प्लॉट करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम वर्किंग वन 995, और बैलेंस शीट पे हमारे पास लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आएगा। एसेट्स को हम फर्दर बाइफरकेट कर देते हैं बिटवीन नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था हमारे पास 30 और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था हमारे पास 75। तो 75 और 30। सर सब्सक्रिप्शन से पर्टेनिंग हमने सारे अमाउंट प्लॉट कर दिए हैं। नहीं सर, इनकम प्लॉट की, क्लोजिंग बैलेंसेस प्लॉट किए, राइट ऑफ एक्सपेंस भी तो है 45 का। तो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में राइट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फ्रॉम वर्किंग वन 45। क्लियर है। ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 को कंप्लीटली अकाउंट फॉर कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है कि क्लब ने 2016 में एक लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड स्टार्ट किया जिसमें मेंबर को एक 20 एक 7 पे करने होंगे। 2016, 2017, 2018 में 5, 8, 6 लोगों ने लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए मतलब लाइफ टाइम मेंबरशिप ली। लाइफ टाइम मेंबरशिप को हम डेफर करके 10 सालों पे अमोटाइज करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखिएगा, या तो डी अकाउंट बनाएं या वैसे समझने की कोशिश करें। सर लाइफ टाइम मेंबरशिप के हवाले से हमारे पास 2016 में कुछ लोग आए, 2017 में कुछ लोग आए और 2018 में कुछ लोग आए। कितने कितने लोग, 5, 8 और 6, 5, 8 और 6। अब इन लोगों ने हमें 1,20,000 रुपए के हिसाब से 2016, 2017, 2018 में इतना इतना अमाउंट पे किया होगा। 6 लाख, 9,60,000 और 720। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 31 दिसंबर 2017 पे, 31 दिसंबर 2018 पे कितना कितना अमाउंट डेफर्ड लाइबिलिटीज में था या डेफर्ड लाइफ टाइम मेंबर सब्सक्रिप्शन था। देखो, जिन 5 लोगों ने 2016 में 6 लाख रुपए दिए, इस अमाउंट को हमने 10 सालों में इनकम का पार्ट बनाना है। तो 2016 और 17 2 सालों में 2 साल का अमाउंट ऑलरेडी इनकम का पार्ट बन गया होगा। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/10, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/10 कितना आ रहा है 480। ये 31 दिसंबर 2017 पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन डेफर्ड लायबिलिटीज में आ रहा होगा। सर मैं रिपीट करता हूं, इन 5 लोगों ने 1,20,000 रुपए यानी कि टोटल 6 लाख रुपए 2016 में पे किए। अब ये 6 लाख रुपए हर साल एक हिस्सा इनकम का पार्ट बनता जाएगा 60,000 रुपए। तो एक इनकम 2016 में इनकम बन गई होगी, एक इनकम 2017 में इनकम बन गई होगी। तो 2017 के आखिर में
8 सालों की इनकम अभी भी डेफर्ड लायबिलिटीज में आ रही होगी। तो हमने 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/10, 31 दिसंबर 2017। इस 6 लाख में से इस 6 लाख में से एक हिस्सा 2018 की इनकम बनेगा। कितना? डिवाइडेड बाय 10, 60,000। तो 31 दिसंबर 2018 पे, 31 दिसंबर 2018 पे अब 7 सालों का अमाउंट डेफर्ड लायबिलिटी में आ रहा होगा। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 4,20,000। क्या ये समझ आ रहा है सबको? पक्की बात है सर। इसी तरह से 2017 में 8 लोगों ने 1,20,000 दिए, 9,60,000 रुपए दिए। तो 2017 में जिन लोगों ने पैसे दिए उनकी 1 साल की इनकम तो 2017 में रिकॉर्ड हो गई। 9 साल का पैसा डेफर्ड लायबिलिटी में आ रहा होगा। तो 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 9/10, 864। और फिर इस 960 में से 1 साल की अमाउंट 96,000 2018 में इनकम बनेगी। और 96 का अमाउंट इनकम बनने के बाद 864 माइनस 96 कर दें, या 960 मल्टीप्लाई बाय 8/12 10 कर दें, 768। 31 दिसंबर 2018 पे डेफर्ड लायबिलिटीज। और फिर जिन्होंने 2018 में ही आके लाइफ टाइम मेंबरशिप ली, इनका तो 31 दिसंबर 2017 पे कोई बैलेंस नहीं आ रहा होगा। 7,20,000 में से 72,000 यानी कि 1/10 हिस्सा 2018 की इनकम बनेगा। और 7,20,000 माइनस 72,000 या 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/10, 648 क्लोजिंग डेफर्ड लायबिलिटीज बनेगी। समझ आ रही है हमें? तो सर ये हमारे पास कितना बन रहा है इन तीनों का टोटल? 1344,000, 1836,000, 228 नहीं है? 2,28,000। अब अगर मैं इन नंबर्स को प्लॉट करूं, तो 2,28,000 रुपए हमारी 2018 की इनकम है। ये हमारे पास आ जाएगा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वर्किंग 3, 2,28,000। फिर 31 दिसंबर 2018 पे 1836 हमारे पास सब्सक्रिप्शन डेफर्ड है। तो बैलेंस शीट पे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वर्किंग 3 कितना था? 1836, 1836। और एक और इंपॉर्टेंट नंबर, जिन लोगों ने 2016 में ज्वाइन किया उन्होंने 2016 में पैसे दिए। जिन लोगों ने 2017 में ज्वाइन किया उन्होंने 2017 में पैसे दिए। लेकिन जिन लोगों ने 2018 में ज्वाइन किया उन्होंने 2018 में पैसे दिए होंगे। तो कैश इन बैंक में हमारे पास लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वर्किंग 3 7,20,000। क्या ये समझ आ रहा है सबको? सर ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 में कह रहा है कि हमें कैंटीन चला रहे, पिछले साल तक 20% सेल्स का कमा रहे थे, साल के पहले दिन हमने सेल्स को 10% से बढ़ा दिया। अब यहां देखें, वर्किंग फॉर कैंटीन। सर हम पहले 20% ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कमा रहे थे। यानी कि अगर हमारी सेल 100 रुपए की हो तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 की हुआ करती थी और हमारा प्रॉफिट 20 होता था। अब हमने अपने अजान हो रही, एक मिनट चले आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 को देख लिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 कैंटीन से बटे नहीं। यहाँ तक कैंटीन पे कह रहा है कि पिछले साल तक 20% हमारा मार्जिन था, इस साल हमने प्राइस 10% से बढ़ा दी। तो पहले तो हमें इस साल का मार्जिन कैलकुलेट करना होगा। मैं अगर 100 रुपए की सेल्स लूं तो इसका 20% मार्जिन होता है, यानी कि 80 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। अब अगर हमारी सेल्स प्राइस 10% से बढ़कर 110 हो जाए, कॉस्ट अनचेंज रहेगी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30। और 30 का प्रॉफिट इस सेल्स का मार्जिन कितना बनेगा?
27.27%, ठीक है, सही है। अब क्या कह रहा है सर, हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक का नंबर अवेलेबल है, क्रेडिटर्स का नंबर अवेलेबल है, हमारे पास क्रेडिटर्स की पेमेंट अवेलेबल है, हमारे पास स्टॉक के बारे में कुछ और बताया था इन्होंने, क्या चीज, हमारे पास 31 दिसंबर 2018 पे कैंटीन का क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, कैंटीन कैंटीन के क्रेडिटर्स भी अवेलेबल है। तो कैंटीन स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है और पेमेंट्स क्रेडिटर्स की अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से बैलेंसिंग परचेजेस निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग परचेजेस आ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। यहाँ देखें, दो टी अकाउंट बनाते हैं। एक कैंटीन स्टॉक और एक कैंटीन क्रेडिटर्स। कैंटीन क्रेडिटर्स का ओपनिंग था 118, कैंटीन स्टॉक का ओपनिंग है 215, कैंटीन स्टॉक का क्लोजिंग है 247 और कैंटीन क्रेडिटर का क्लोजिंग है 142। फिर हमने जो पेमेंट्स की उसमें से कैंटीन क्रेडिटर को कितनी की, 512। तो 512 से हमारे पास कैश क्रेडिट हुआ होगा और क्रेडिटर डेबिट हुआ होगा 512। तो मैं यहाँ भी प्लॉट कर देता हूँ और कैश एंड बैंक में क्रेडिटर वर्किंग 6 512 भी प्लॉट कर देता हूँ। अब इस क्रेडिटर की डी अकाउंट से हमारे पास बैलेंसिंग परचेजेस आ जाएगी 536। जितनी की परचेजेस हुई वो हमारे पास स्टॉक में डेबिट साइड पे आएगी। और अब इस टी अकाउंट से हमारे पास बैलेंसिंग 504। अब हमारे पास सेल्स 504 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 80 कर दें। ये क्या किया आपने सर? मैंने यही किया है इस इक्वेशन के थ्रू। 693 सर, हमें नहीं समझ आ रहा, सर हमें नहीं समझ आ रहा। तो हम 504 मल्टीप्लाई बाय, हमने मार्जिन कितना निकाला था 27.27, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 27.27 कर दें। क्या यही बन रहा है? चेक करो, कर लो चेक। अगर ये करें तो यही बन रहा है। ये समझ आ रहा है मैंने क्या किया है? ये यही बन रहा है सर। मैंने क्या किया कि मार्जिन परसेंटेज निकाली थी 27.7%। मार्जिन इज परसेंटेज ऑन सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 504। तो 504 मल्टीप्लाई बाय 100 की सेल्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस 27.7 यानी कि कॉस्ट। इसको कॉस्ट से डिवाइड किया, सेल से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे 693 की कॉस्ट माइनस करें तो यह आ जाएगा 504। जब हमारे पास यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट नहीं आएगा, रीजन भी क्योंकि हमारे पास वेजेस भी थी कैंटीन की। अब कैंटीन वेजेस का पेबल आ रहा है ओपनिंग में 11। कैंटीन वेजेस की कोई पेमेंट की अमाउंट दिख रही थी कहीं? हमारे पास ओपनिंग पे कैंटीन वेजेस थी 11। वेजेस ऑफ द कैंटीन आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो 11 रुपए ओपनिंग पेबल में आ रहा है ना, ये दिसंबर 2017 के हैं जो कि जनवरी 2018 में पे होंगे। यानी कि एक महीने की सैलरी कितनी है?
11। 12 महीनों की सैलरी कितनी होगी? वेजेस 11 मल्टीप्लाई बाय 12, 121। देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, एक मिनट, एक सौ बत्तीस। देखो इन्होंने आपको ना बैलेंस शीट पे ये बताया कि ओपनिंग कैंटीन वेजेस लाइबिलिटी में आ रहा है, यानी कि वेजेस पेबल है आपके पास 11 का। फिर उन्होंने एक एडजस्टमेंट में बताया कि वेजेस ऑफ द कैंटीन आर पेड ऑन द 5th ऑफ ईच मंथ। वेजेस ऑफ द कैंटीन आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। मेरे हिसाब से यहाँ पे अंग्रेजी जो है ना, वेजेस ऑफ द कैंटीन आर पेड ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 तारीख को हर महीने की पे कर देते हैं तो फिर तो हमारे पास हमारे पास जो दिसंबर की जो वेजेस होंगी वो हम जनवरी 19 में पे कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर हम हर महीने की वेज हर महीने की 5 तारीख को पे कर रहे हैं ना, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल पेबल नहीं आना चाहिए। फिर ओपनिंग ही आना चाहिए ना, हाँ इन्होंने ओपनिंग दिया, इसका मकसद ये है कि हम नेक्स्ट मंथ की पे कर हाँ, रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी अंग्रेजी में मैं समझता हूँ फॉल्ट है, ये ईच मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ होना चाहिए, और ये नेक्स्ट मंथ ही कहना चाह रहा हो। ना। यस सर। हर महीने की सैलरी अगले महीने की 5 तारीख को पे की जाती है, तो इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग पेबल आ रहा है, ये पिछले साल दिसंबर 17 की सैलरी है, जो इस साल जनवरी 18 में पे होगी, और ये एक महीने की सैलरी है। 12 महीनों की सैलरी कितनी हो गई सर? 12 महीनों की सैलरी हो गई 132। और इस साल पे कितने की होगी? इस साल पे कितने महीनों की होगी? 12 महीनों की, 11 महीनों की? सर इस साल 12 महीनों की ही पे की होगी, क्योंकि पिछले साल के एक महीने की करंट ईयर में पे की, और इस साल की 11 महीनों की इसी साल पे की, और इस साल दिसंबर 18 की अगले साल जनवरी 19 में पे होगी, तो क्लोजिंग पेबल आ जाएगा 11। अब यहां से हमारे पास प्रॉफिट आ गया इस कैंटीन का 2057। अब बैलेंस शीट पे क्या क्या जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाएगा? पहले तो प्रॉफिट को मैं प्लॉट कर देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 57, सही है। बैलेंस शीट पे हमारे पास तीन चीजें जाएंगी। एक तो लाइबिलिटीज में कैंटीन क्रेडिटर्स, कैंटीन वेजेस, और स्टॉक कैंटीन। सर क्रेडिटर का अमाउंट था 142, वेजेस का अमाउंट था 11। 142 और 11। स्टॉक का अमाउंट था 247, तो 247। एक और चीज, हमने जो क्रेडिटर को पे किया वो तो हमने कैश एंड बैंक से निकाल दिया, लेकिन जो हमने सेल्स की वो हमारी डेबिट साइड पे आएगी, जो हमने वेजेस पे की वो हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी। वेजेस पे की थी हमने 132, और सेल्स की थी हमने 693, तो 693 और 132। क्या ये समझ आ रहा है? मैं बस ध्यान रखना है कि कोई नंबर मिस ना कर जाऊं, कोई नंबर भूल ना जाऊं, फिर अपनी एंट्री से रिकनसाइल नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो गई। क्रेडिट और एंट्रीज हमने देख लिया। एडजस्टमेंट नंबर 7 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या है भाई? एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमें कुछ पेमेंट्स की डिटेल दे रहा है, तो उसने 2018 में की। सबसे पहले क्रेडिटर कैंटीन था, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद सैलरी, सैलरी से पर्टेनिंग क्या था? सैलरी से पर्टेनिंग एसेट में कुछ नहीं है, सैलरी से पर्टेनिंग लाइबिलिटीज में भी कुछ नहीं है, क्लोजिंग में भी कुछ नहीं है। सैलरी से पर्टेनिंग सिर्फ पेमेंट आ रही है, और कोई सैलरी से पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे ख्याल है सैलरी से पर्टेनिंग और कुछ नहीं था। 285 की जो सैलरीज है, 285 की जो सैलरीज हैं, ये कैसे निकलेगा?
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आ जाएगा 85 सैलरीज एक्सपेंस 285। ठीक है, फिर हमारे पास इक्विपमेंट आ रहा है तो इक्विपमेंट को हम इक्विपमेंट की डी अकाउंट में देख लेंगे। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी पर्टेनिंग ये कोई नहीं है एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है सर। एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी ओपनिंग में भी आ रहा है, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी क्लोजिंग में भी आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस निकाल सकते हैं। यस सर एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी ओपनिंग में भी है हमारे पास ओपनिंग में है 23, और क्लोजिंग में आ रहा है क्लोजिंग में 35, और पेड आ रहा है हमारे पास, कहाँ है पेड, 263। तो बैलेंसिंग 275। तो देखिए तीन तीन नंबर्स हमारे प्लॉट होंगे। एक एक्सपेंस आ जाएगा 275 और वर्किंग है 8। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वर्किंग 8 कितना। 275 फिर हमारे पास पेड है 263, ये कैश एंड बैंक में जाएगा। क्लोजिंग 35 और हमारे पास क्लोजिंग एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी है 35, तो ये बैलेंस शीट पे जाएगा लाइबिलिटीज में। कितना था, 35 35। ये हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट हो गया सिवाय इस इक्विपमेंट को छोड़कर। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6 इक्विपमेंट से पर्टेन करता है। एडजस्टमेंट नंबर 7 हम देख चुके हैं। तो अब एक इक्विपमेंट का डी अकाउंट बना लेते हैं। इक्विपमेंट के हवाले से इन्होंने तो हमें परचेज बताई थी 66 की। इन्होंने कहा है कि जो परचेज किया है ना, इसका सिर्फ 30% पे किया है, रिमेनिंग अमाउंट बाद में पे करेंगे। और इक्विपमेंट के लिए डेप्रिसिएशन के लिए उन्होंने बताया है कि इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करेंगे 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। सही कह रहा है, मेहनत करवा रहे हैं बस। वर्किंग लाइन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का ओपनिंग था। अच्छा, इक्विपमेंट का सिर्फ ओपनिंग नहीं है, इक्विपमेंट फर्नीचर दोनों का है, तो दोनों को साथ बनाना पड़ेगा। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ओपनिंग है 720। परचेजेस के बारे में कहा, परचेजेस के बारे में कहा कि जो 66 पे किए ना, ये सिर्फ 30% है। तो हमारे पास 66 कैश से पे किया और बाकी पेबल है। कितना, 66 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 154। सही होगा ना। अच्छा, परचेज किस महीने में किया है, इक्विपमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 30% पेड। इन्होंने पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि इन्होंने एग्जैक्ट हमें डेट नहीं बताया कि इक्विपमेंट खरीदा कब है। सर नीचे लिखा कहाँ लिखी, हाँ एक बात लिखी है, अज्यूम ऑल एडिशंस एंड डिलीशंस आर स्टार्ट ऑफ द ईयर। सही है। अब हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये कितना होगा, 720 प्लस 66 प्लस 154 मल्टीप्लाई बाय इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना था, 20%। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जरा, 138, 188। तो क्लोजिंग आ जाएगा 532 532। अब बहुत सारे नंबर से जो कि प्लॉट करने हैं। देखो सबसे पहले बैलेंस शीट पे जाएगा 532,
फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 532। सही है। एक चीज जो कि लोग ज्यादा मिस कर जाएंगे कि पेबल में इक्विपमेंट का पेबल का अमाउंट आएगा 154। 532 नहीं आ रहा, ये सही चेक करें। 752, 752 तो बैलेंस शीट में मैं सही कर देता हूँ। 752 क्या हुआ, ये भी गलत है। एडिशन जो है 188 की आ रही है तो 728 होगा। नहीं सॉरी हाँ 188 की डेप्रिसिएशन सही है सही है। 752 सर ये पेबल 154 कैसे आया? इन्होंने कहा कि जो तुमने पे किया ना 66, ये 30% है। मैंने पेबल कैसे कैलकुलेट किया? 66 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 30। अगर डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो टोटल परचेज आएगी, और पेबल का अमाउंट कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 70 करके। तो फिर बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? 752 जाएगा एसेट्स में, ये मैंने प्लॉट कर दिया, और मैंने पेबल भी प्लॉट किया है 154 का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा डेप्रिसिएशन 188, और कैश एंड बैंक में इक्विपमेंट 66। कोई एक कैश एंड बैंक मिस कर दिया तो हमारा रिकंसाइल नहीं होगा फिर। सर इसके बाद रेंटेड प्लेस कह रहे थे, क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस, द रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। As per agreement, annual rent was increased by 6,000 with effect from 1 September 2018। अब यहाँ देखें, बैलेंस शीट में हमारे पास एडवांस रेंट आ रहा है 24,000। समझिएगा, कह रहे हैं हम जो रेंट पे करते हैं ना, हम क्वार्टरली एडवांस में रेंट पे करते हैं। यानी 1 मार्च को जो रेंट किया पे किया वो मार्च अप्रैल में 3 महीने का रेंट होता है। फिर 1 जून को जो पे किया वो जून जुलाई अगस्त। फिर 1 सितंबर को पे किया सितंबर अक्टूबर नवंबर। और फिर 1 दिसंबर को जो पे किया वो दिसंबर जनवरी और फरवरी का होगा। अब हमारे पास समझ गए? वर्किंग 10, लाइबा में इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर हमारे पास ओपनिंग 24 का एडवांस रेंट है, हमारे पास ओपनिंग 24 का एडवांस रेंट है, सही है। और ये 2 महीने का एडवांस रेंट है। कैसे पता चला आपको? सर मुझे ऐसे पता चला कि 1 दिसंबर पे जो रेंट दिया होगा वो पिछले साल दिसंबर, इस साल जनवरी और फरवरी का होगा। तो 1 महीने का किराया कितना है? 12,000। 1 महीने का किराया कितना है? 12,000। फिर इन्होंने कहा है कि 6,000 से रेंट बढ़ गया 1 सितंबर से। सर मैं एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो 12,000 1 महीने का किराया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीनों का किराया 12,000 रुपए के हिसाब से होगा, प्लस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी के 4 महीनों का किराया 18,000 के हिसाब से होगा। तो उसमें होगा 6,000 जो एनुअल रेंट बढ़े। सही कह रहा है सर, ये 6,000 रुपए जो है वो एनुअल रेंट बढ़ा है, मंथली रेंट तो नहीं बढ़ा है। तो अगर 6,000 रुपए एनुअल रेंट बढ़ा है तो 6,000 डिवाइडेड बाई 12 महीने का कितना बढ़ा है? 500 रुपए। इसका मतलब है कि शुरू के 8 महीनों में 12,000 का रेंट, और फिर 4 महीनों में 6, ऐसे ही होगा 12,500। देखो कितना बन रहा है ये, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 146।
अच्छा, हमने पे कितना किया होगा? सर हमने पे किया होगा हमारे साल के 1 मार्च पे 36, क्योंकि 12,000 का किराया था। हमारे साल के 1 जून पे 36। हमारे साल के 1 सितंबर पे कितना? 37.5। 37.5। और हमारे साल के 1 दिसंबर पे 37.5। सर ये 37.5 कहाँ से आया? सर एक महीने का किराया 12,000 होता है, तो 3 महीने का किराया 36,000। किराया बढ़ने के बाद 12,500 हो जाएगा, तो 3 महीने का 37,500। तो हमने पे कितना किया? 36, 36, 37.5, 37 पॉइंट कितना? 140। 140, 47। 47। और क्लोजिंग में कितना पड़ा होगा? ये जो 1 दिसंबर पे आपने 37,500 दिए, इसमें से एक महीने का किराया दिसंबर का है, और 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 क्लोजिंग है। मैंने चारों नंबर्स अलग अलग कैलकुलेट करके बताया आपको। अगर सही किया है तो ये टी अकाउंट रिकंसाइल करना चाहिए। कर रहा है रिकंसाइल? अब बैलेंस शीट पीएनएल में प्लॉट वगैरह करते हैं। बैलेंस शीट पे आया था क्लोजिंग प्रीपेड रेंट 25। तो एसेट्स में प्रीपेड रेंट वर्किंग 10, 25। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेंट एक्सपेंस आएगा 146। बैंक में आएगा 147। बैंक में आएगा। और बैंक में कितने पैसे गए? सर बैंक से पैसे गए 147। तो कैश एंड बैंक में ये आ गया, तो आपके एग्जाम में आप कैसे करेंगे? सर और उसकी वजह सर कहीं जब टाइम पूरा हो जाएगा आगे बढ़िए। आई कैप भी बोलेगा चलो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है यार, बैंक में पूरा जिनके एग्जाम में आया हूँ इनसे तो यार हम तो एक मेरा आप इधर आओ भाई मेरे क्या बहुत फजूल की ख्वारी करवाई इसने। अब आगे और भी चीजें हैं। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में कह रहा है, क्या कह रहा है? स्नूकर। स्नूकर टेबल का ओपनिंग आ रहा है 960। स्नूकर टेबल का ओपनिंग आ रहा है 960। 960 के बारे में कहता है, कह रहा है बैलेंस ऑफ द स्नूकर एट 31 दिसंबर 2017 रिप्रेजेंट्स द बुक वैल्यू ऑफ 5 सिमिलर टेबल परचेज इन 2016। वन ऑफ द टेबल वाज सोल्ड टू मेंबर फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर फॉर 2,12,000। स्नूकर टेबल है 25 डेप्रिशिएटेड एट 12.5% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड व्हाइल फर्नीचर। यहाँ देखें, हमारे पास वर्किंग 11 स्नूकर टेबल। यहाँ देखो, तुम्हारे पास ओपनिंग आ रहा है स्नूकर टेबल का 960। एक मिनट, ये अकाउंट ही बना लेते हैं। अब 960 का ओपनिंग है। अब एडजस्टमेंट में देखो क्या कह रहा है। कह रहे 31 दिसंबर 2017 पे जो स्नूकर का बैलेंस आ रहा है ना, ये 5 टेबल थे जो 2017 में 16 में खरीदे थे, और इन्हें 12.5% पे डेप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर 12.5% पे डेप्रिशिएट किया जा रहा है तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5, हमारे पास लाइफ आ जाएगी। कितनी लाइफ है ये मालूम है? हम डेप्रिसिएशन से लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी? 0.08। 8 साल की लाइफ है। मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे ना, तो इसकी लाइफ कितनी है? 8 साल। ठीक है। अगर 960 2018 की ओपनिंग है, तो इसका मतलब है कि 2016 और 2017 में ये डेप्रिशिएट हुआ होगा। सर इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इससे कर सकता हूँ। नहीं 1280, यानी टोटल कॉस्ट 1280 थी।
12.5% एक साल एप्रिशिएट किया, 12.5% एक साल एप्रिशिएट किया, तो हमारे लिए ओपनिंग सोचो 6/8 होगा, 8/6 होगा। 8 साल टोटल लाइफ है, 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है और 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद 960 रह गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वन ऑफ द टेबल वॉज सोल्ड टू अ मेंबर फॉर अ कैश ड्यूरिंग द ईयर 2,12,000। वैसे इंसानी मेहनत की मुझे लग रहा है कोई जरूरत ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ देखो टोटल कैरिंग वैल्यू कितनी है 960, तो एक टेबल कितने का है 960 डिवाइडेड बाय 5 192। एक बेच दिया, कितने का बेचा 2,12,000 का, तो गेन कितना हुआ 20 का। 4 रह गए, तो 4 टेबल कितने के आ गए 768। इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं 768 पे 12.5% लगा देंगे, नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये वाला काम हमने वैसे ही किया है, लेकिन ये लाइव तो फिर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 768 डिवाइड बाय 6, समझ रहे हैं क्यों 6 किया 12.5% से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे अप्लाई किया जाता है। और अगर आपने सही किया है तो 768 डिवाइड बाय 6 करें 128। अगर हमने सही किया है तो 1280 टोटल 5 टेबल की कॉस्ट थी, ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। तो 1280 मल्टीप्लाई बाय 4/5 करूं तो 4 टेबल की कॉस्ट आ रही है 1024, और 1024 का 12.5% लें अगर, तो क्या 128 बन रहा है। सर अब क्या कह रहे हैं इतना सारा, देखो हमारे पास यहाँ मैं बताता हूँ, हमारे पास 5 टेबल की कॉस्ट है 960। हमने एक टेबल की कॉस्ट अलग कर दी, 4 टेबल की, सॉरी 5 टेबल की कैरिंग अमाउंट, 5 टेबल की कैरिंग अमाउंट है 960। हमने एक टेबल की कैरिंग अमाउंट अलग कर दी और 4 टेबल की कैरिंग अमाउंट अलग कर दी। एक टेबल की कैरिंग अमाउंट 192, इसको 212 में बेच दिया, 20 का गेन हो गया, ये चैप्टर यहाँ अलग खत्म हो गया। बाकी 4 टेबल की कैरिंग अमाउंट थी हमारे पास 768, इससे हमें करना है 12.5% स्ट्रीट लाइन पे डेप्रिशिएट, और ये 768 ओपनिंग कैरिंग वैल्यू है इन 4 टेबल्स की, तो 12.5% का रेट ओपनिंग कैरिंग वैल्यू पे नहीं लगेगा, 768 को रिमेनिंग लाइफ से डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। सर मैंने यूं कैलकुलेट किया कि लाइफ 1 अपॉन डेप्रिसिएशन रेट 8 साल की लाइफ है, और 2016 में खरीदे थे, तो 2016 और 17 2 साल डेप्रिशिएट होगा, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई तो 6। सर यकीन नहीं आ रहा कि 108 सही है या नहीं, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा अगर 960 6 साल की रिमेनिंग लाइफ की टेबल है, वैल्यू है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 6, तो 1260, और 1280, और 1280 पे 12.5% लगाओ, 1280 कॉस्ट है ना, तो 1280 पे 12.5% लगाएं, तो 128 का डेप्रिसिएशन बनना चाहिए। जरा देखो बन रहा है, क्योंकि ये 5 टेबल की है। तो 1280 मल्टीप्लाई बाय 4/5 या 1024, और इस पे लगाओगे 12.5%, तो ये 128 ही बनेगा। अब प्लॉट करें अगर तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 128, डिस्पोजल आ जाएगा 192, डेप्रिसिएशन आ गया 128, डिस्पोजल आ जाएगा 192, और क्लोजिंग कितना आ रहा है 640। अब यहाँ देखो नंबर्स कौन कौन से प्लॉट के, सर बैलेंस शीट पे चला जाएगा 640, क्या था ये टेबल, टेबल आ गया बैलेंस शीट पे 640। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन जाएगा और गेन भी जाएगा, तो गेन यहाँ लिख देता है 20 का गेन, और डेप्रिसिएशन कितना था 192 था ना, नहीं 128 था, 128 था। और सर जो बेचा और पैसे आए वो कैश एंड बैंक में कितने आए थे 200,
समझ आ रहा है सबको? Yes. सर सारी एडजस्टमेंट्स कर ली आपने? यस अल्हम्दुलिल्लाह सारी एडजस्टमेंट हो गई है। तो इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम का टोटल और एक्सपेंसेस का टोटल देखें कितना आ रहा है। इनकम का टोटल 1300 आ रहा है। तो ये ट्राइकोमेट नहीं है 45 ना। हाँ 45 है। कौन सा सवाल करते हैं? टोटल में टाइम जाया कर दोगे ना। कितना आ रहा है इनकम का टोटल? 1300 पूरा और 1067 इससे आ रहा है। और सरप्लस कितना आ रहा है? 235। अब 235 का सरप्लस अगर हम बैलेंस शीट में डालें, से बैलेंस शीट पे हमारे पास बैंक बैलेंस का भी देखना पड़ेगा क्लोजिंग क्या आ रहा है। बैंक बैलेंस का देखो क्लोजिंग क्या आ रहा है, कैश इन बैंक आ रहा है या ओवरड्राफ्ट आ रहा है। मुझे डर यही है कि यहाँ पे हमने कोई चीज मिस ना कर दी हो। वन जीरो लाइबा टेबल की टोटल लाइफ 8 है और 2016 में परचेस किए थे, तो 2016 और 17 गुजरने के बाद 2018 में रिमेनिंग लाइफ 6 साल है। बस हमने ये खत्म ही होने वाला है 5 10 15 20 मिनट में। 1094 का क्लोजिंग आ गया, तो बैलेंस शीट पे क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है। यस सर ऐसा है। तो कैश इन बैंक आ जाएगा क्लोजिंग 1094। तो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स 1396 और नॉन करंट एसेट्स पहले नॉन करंट एसेट तो बताएं। नॉन करंट एसेट कितना, 1392। टोटल एसेट 2748 2788। 2788 का मतलब है कि हमारे पास टोटल फंड्स और लाइबिलिटीज भी 2788 होगी। तो हमारे पास ये कितना आ गया सरप्लस, और सरप्लस नहीं जनरल फंड का क्लोजिंग 300 नहीं, फंड्स का टोटल, क्योंकि इसमें ओपनिंग फंड्स आएंगे 535। अरे यूं कैलकुलेट होगा, इस अमाउंट में से ये सब माइनस कर दें 535, और 535 आ गया तो ओपनिंग फंड बैलेंसिंग आ जाएगा 302। अब इसको भी चेक किया जा सकता है, यहाँ देखो कैलकुलेटर में ही हो जाएगा, कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करो, 1646 और हमें कितना चाहिए, इतना कम। नहीं नहीं होएगा होएगा, आपको बताता हूँ कैसे होगा।
एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज माइनस की, ये हमारे पास 2018 के बैलेंसेस थे, ये हमारे पास 2018 के बैलेंसेस थे। जो लाइफ टाइम मेंबरशिप था, इसका अमाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा था, हमने इसका ओपनिंग कैलकुलेट किया था, ये रहा जो तुम्हारे पास कैलकुलेटर में नंबर आया, 2024 माइनस 378 माइनस 1344 मैच हो गया। यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है।